हाय दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एट्थ सेंट्रल पे कमीशन। सोशल मीडिया पर आप लोगों ने सुना होगा, हर जगह कहा जा रहा है कि जनवरी 2026 से आप सबकी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या यही सच है, या फिर ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2027 या 28 में ही होगा? आज इस वीडियो में मैं कोई र्यूमर नहीं, सिर्फ ऑफिशियल न्यूज़ और गवर्नमेंट प्रोसेसेस के बेसिस पर आपको एट्थ सेंट्रल पे कमीशन की ग्राउंड रियलिटी समझाऊंगा। तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रिटायर श्योर में, जहां हम लोग बात करते हैं आपके जॉब और रिटायरमेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इन 5 टॉपिक्स पर। जो क्या होगा कि कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया था 28 अक्टूबर 2025 को, उसमें एग्जैक्टली क्या कहा था, इफेक्टिव डेट क्या रहने वाली है पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन की, क्या आपका डीए जब तक पे कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, बढ़ता रहेगा या रुक जाएगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको शायद ही पता होगा कि असम गवर्नमेंट ने अपना एट्थ पे कमीशन खुद का कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। जी हाँ। पांचवा, फिर इसी टॉपिक पर डिस्कशन होगा कि क्या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी हाइक में कोई डिफरेंस होगा या टाइमलाइन में कोई डिफरेंस रहने वाला है। तो इन्हीं सब टॉपिक्स पर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, पे कमीशन के सभी मेंबर्स वैसे तो आप सबको पता होंगे, बट नहीं पता तो मेन मेंबर्स की लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। फिर देखिए, ये जो 28 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने अप्रूव किया था टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ एट सेंट्रल पे कमीशन। और ध्यान रखिएगा, ये लास्ट ऑफिशियल अपडेट है एट सेंट्रल पे कमीशन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने हमको दिया है। इस डेट के बाद कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई भी ऑफिशियल जानकारी सरकार की तरफ से अभी तक हमें नहीं मिली है। ठीक है, तो ये क्लियर करना अभी तक बहुत ज़रूरी था कि ऑफिशियली हमें क्या जानकारी है। तो ऑफिशियली सिर्फ हमें ये जानकारी है और कौन कौन से इसके मेंबर्स है ये जानकारी है। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखो, हर पे कमीशन का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले उसका चेयरपर्सन नियुक्त होता है, जो हो चुका है। फिर TOR फाइनल होते हैं, जो हो चुके हैं, जो अपनी गवर्नमेंट की तरफ से दे दी हैं। उसके बाद डेटा कलेक्शन होता है। गवर्नमेंट जो ये पे कमीशन है वो अलग अलग तरह का डेटा कलेक्ट करती है। फिर रिप्रेजेंटेशंस जो यूनियन लीडर्स हैं वो उस पर रिप्रेजेंटेशन अपनी देते हैं, अपने विचार रखते हैं। और फिर जाके क्या होता है, जो आपकी फाइनल रिपोर्ट है, रिकमेंडेशन जो है वो आती है। ठीक है, गवर्नमेंट की अप्रोच ये होती है कि पे कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है, उसके बाद कैबिनेट क्या करता है, उसको अप्रूव करता है। और ये प्रोसेस कभी भी इंस्टेंट नहीं होता। आई थिंक यहाँ तक आपको सभी चीज़ें क्लियर है। और अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा वायरल क्लेम की, क्या कि एट्थ पे कमीशन जनवरी 2026 से ही लागू होगा। देखिए, ये मैं आपको PIB की ही न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये लाइन पढ़िए। यूजुअली द रिकमेंडेशंस ऑफ द पे कमीशंस आर इम्प्लीमेंटेड आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 10 years. Going by this trend, the effect of 8th Central Pay Commission recommendations would normally be expected from 1 January 2026. अब इसका क्या मतलब है? तो ये क्या कह रहे हैं कि जनरली जो रिकमेंडेशंस होती हैं पे कमीशन की, वो हर 10 साल के गैप में इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। और अगर हम इसी ट्रेंड को ध्यान में रखें तो जो 8 सेंट्रल पे कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन कब से होंगी, लागू होंगी 1 जनवरी 2026 से। इन्होंने कहा है कि इस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस पे कमीशन की भी इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी, 1 जनवरी 2026 से। लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी कोई डेट नहीं दी है। अगर सरकार की मर्जी तो हो सकता है कि वो 2027 से भी इसको लागू कर दें, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि अभी तक भी ये हमारे हिस्ट्री अगर हम चेक करें पिछले पे कमीशंस की, तो यही सामने आया है कि चाहे पे कमीशन की रिपोर्ट में देरी ही क्यों ना हो, अभी तक खैर इतनी देरी कभी भी नहीं हुई है, लेकिन 6 से 7 महीने की देरी फिर भी हुई थी। तो अगर इतनी भी देरी होती है तो जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हमेशा 1 जनवरी से ही होता है। लेकिन इस प्रोसेस में सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट क्या है पता है आपको? सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब तक कैबिनेट जो है वो पे कमीशन की रिपोर्ट को अप्रूव नहीं कर देता, चाहे उसमें 1.5 साल लगे चाहे 2 साल लगे, उस टाइम पीरियड का जो आपका एरियर है उसमें डीए के अलावा आपको किसी भी अलाउंस का एरियर नहीं मिलेगा। समझ आई ये बात? डीए के अलावा और कौन से हमारे अलाउंसेज होते हैं? हाउस रेंट अलाउंस है ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस,
ट्रैवलिंग अलाउंस, ये जितने भी अलाउंस हैं, डीए के अलावा जो कोई भी अलाउंस है उसका एरियर आपको नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है और इस बार ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस बार की जो रिपोर्ट है एक्सपेक्टेड है कि कब आएगी, वो 2027 में आएगी। कब आएगी? 2027 में। तो अगर आपको इस टॉपिक पर थोड़ा और विस्तार से जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो आपको दे दूंगा। तो यहाँ हमें एक और चीज़ जानना ज़रूरी है, डीए का क्या होगा। अभी हम सबको पता है कि करंट डीए क्या चल रहा है, 58%, है ना। तो अगर 8th पे कमीशन डिले होता है, जो होगा ही खैर, तो एम्प्लॉयज़ को ये नहीं मान लेना है कि अब डीए नहीं बढ़ेगा या एम्प्लॉयज़ को अब कुछ नहीं मिलेगा। डीए का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग चलता है। डीए क्या होता है, हर 6 मंथ में जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स होता है, आपको पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, CPI IW इंडेक्स होता है, उसके बेसिस पर रिवाइज होता रहेगा। चाहे पे कमीशन आए या ना आए, वो अपना चलता रहेगा। इतना चीज़ क्लियर है ना। तो जब तक 8th पे कमीशन लागू नहीं होता तब तक डीए ही इन्फ्लेशन का बफर प्रोवाइड करता रहेगा। तो देखिए अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है जनवरी 2026, है ना। अभी हमें पता है कि दिसंबर 2025 का जो CPI इंडेक्स है वो आना भी बाकी है। एंड ऑफ जनवरी 2026 में इस मंथ का CPI इंडेक्स आ जाएगा और हमारा जुलाई से दिसंबर 2025 का CPI इंडेक्स लॉक हो जाएगा। उसके बेसिस पर हमारा क्या कैलकुलेट होगा, डीए कैलकुलेट होगा, जो हमें मार्च 2026 में क्या होगा, पेएबल होगा। बट 5 महीने का तो CPI इंडेक्स हमारे पास आ चुका है, तो 99% ये श्योर है कि क्या श्योर है कि जो इस बार का डीए होगा वो कितना होगा, 2% होगा। इतनी चीज़ क्लियर है ना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो ऐसे ही मान लेते हैं कि जनवरी से लेके जून 2026 का डीए कितना होगा, ऐसा मान लेते हैं कि 3% होगा, जो कब पेएबल होगा, सितंबर में पेएबल होगा। ठीक है, फिर जुलाई से दिसंबर 2026 का फिर से हम 2% ही मान लेते हैं, थोड़ा एक सेफ साइड में रहने के लिए, जो कब पेएबल होगा, मार्च में पेएबल होगा 2027 में। फिर उसके अगला छमाही कब, जैन से जून 2027, जो कब पेएबल होगा, सितंबर 2027 में। इसको हम फिर से 3% मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसकी अगली छमाही जुलाई से दिसंबर 2027, फिर से 2% मान लेते हैं। ठीक है, ये मैं क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का टाइम दिया गया है। ठीक है, आज की जनवरी से मैं लेके चलता हूँ तो लगभग जून 2027 तक तो पे कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, फिर उसे इम्प्लीमेंट होने में और 3-4-6 महीने जितने लग जाएं, तो हो सकता है ये 2027 के एंड में या 2028 तक भी खिंच सकती है आपकी अप्रूवल जो है ना। तो ये वाला तो फिक्स है। तो देखिए यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक 58 और 2 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 60% तो आपका फिक्स हो गया, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ तक का टाइम आपको लग गया पे कमीशन को फाइनल अप्रूव होने में। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3, 2, 3 और 2, ये हो गया लगभग 10%, है ना। अगर हम यहाँ पे होंगे इस टाइम, अगर हम इस टाइम यहाँ पे होंगे तो हमारा डीए कितना हो गया होगा, हमारा डीए हो गया होगा 70%। और मान लेते हैं यहीं पर अब कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है और हमारा पे कमीशन लागू हो गया है। ठीक है, तो जो 60% मतलब जनवरी 2026 तक जो हमारा डीए था वो तो डीए मर्ज हो जाएगा हमारी बेसिक में, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, फिटमेंट फैक्टर लग जाएगा, तो 60% डीए ही मर्ज होगा। तो इसके ऊपर जो हम आगे और 1.5-2 साल आ चुके हैं, है ना, 2027 के एंड 2028 की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो जो भी हमारी बेसिक प्लस डीए जो मर्ज हो गया 60% वाला, इसके ऊपर लग गया फिटमेंट फैक्टर, है ना, इसके ऊपर उस टाइम पे 10% डीए हमें और मिलेगा। इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होगी। तो जो बेसिक में डीए मर्ज होगा वो 60% तक ही होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो 7th पे कमीशन है वो कब तक है, दिसंबर 2025 तक, और तब तक के आंकड़े अगर मैं देख लूँ तो वो 58 और 2 मिलकर 60 होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मर्ज होना है वो 60% ही होना है, और फिर जब तक हमारा पे कमीशन नहीं आता तब तक हमारा डीए बढ़ता रहेगा और हमें थोड़ी बहुत रिलीफ जो कह सकते हैं मिलती रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं। क्या वो बड़ी न्यूज़ है
कि जो असम गवर्नमेंट है उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है अपने एम्प्लॉयज़ के फेवर में, अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के फेवर में, और मैं ये आशा करता हूँ कि हर स्टेट गवर्नमेंट को इनसे सीखना चाहिए। ठीक है, इन्होंने करा क्या है, ये फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गए हैं टू सेट अप इट्स ओन 8th पे कमीशन। समझ रहे हैं आप, सेंटर ने अपना पे कमीशन अलग कॉन्स्टिट्यूट किया है ये, लेकिन पहली इंडियन स्टेट बन गए हैं, इंडिया की पहली स्टेट बन गए जिन्होंने अपना खुद का पे कमीशन ही सेटअप कर दिया है। इन्होंने बोला है कि हमें सेंट्रल के पे कमीशन के भरोसे नहीं रहना, क्योंकि पता है उसमें 1.5-2 साल का टाइम लगेगा अभी उसमें। तो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो गया है, और उनके कौन हेड करेंगे, वहाँ के फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुभाष दास जी। तो उन्होंने खुद बोला है कि ये एक बहुत ही मेजर स्टेप है एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए और एक प्रोग्रेसिव गवर्नेंस के लिए, जिसे हम सब बिल्कुल सहमत हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या बाकी स्टेट्स भी फॉलो करेंगे असम के एग्जाम्पल को। तो देखिए, आज तक तो किसी ने करा नहीं था, असम खुद पहली स्टेट गवर्नमेंट बनी है, लेकिन असम का आप देखेंगे हर बार जो सेंट्रल का पे कमीशन स्ट्रक्चर होता है उससे एक अलग पे कमीशन स्ट्रक्चर जो असम अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देती आई है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स वेट करती हैं कि सेंट्रल पे कमीशन जब आ जाएगा, उनकी रिकमेंडेशन आ जाएंगी, उसके बाद उसके 6 महीने साल बाद स्टेट जो है उस पे कमीशन को फॉलो करती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं अपने स्टेट में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टेट्स का जो असम गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है एनकरेज करे बाकी स्टेट्स को भी कि वो अपने इंटरनल रिव्यूज़ करें, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का खुद ध्यान रखें। तो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप मैं इसे कहूँगा, और इसी वजह से ऐसा भी पॉसिबल है कि असम या ऐसे और स्टेट जो इस स्टेप को फॉलो कर ले, उन स्टेट्स को सैलरी रिवीजन पहले ही मिल जाए, उनके स्टेट एम्प्लॉयज़ को सैलरी रिवीजन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से पहले ही मिल जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे रिवीजन स्ट्रक्चर है वो अभी प्रोसेस में ही हो। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेंट्रल और स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए टाइमलाइन सेम होगी पे कमीशन की। तो इन चीज़ों को देखते हुए लगता है कि जी नहीं, अब ज़रूरी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से पे कमीशन को फास्ट ट्रैक भी कर सकती हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैन इंडिया इम्पैक्ट देखना होता है कि बजट डेफिसिट क्या है, कितना पेंशन बर्डन है, कितना फिस्कल डिसिप्लिन है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसेस हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेगा एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो आई थिंक आप सबको इतनी बातें समझ में आई होंगी, और एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह देना चाहता हूँ कि जो चैनल्स आज की डेट पे आपको एग्जैक्ट सैलरी फिगर्स, फिटमेंट फैक्टर या फिक्स्ड इम्प्लीमेंटेशन डेट बता रहे हैं, वो सिर्फ स्पेकुलेशन है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। आई थिंक ये बात उन्हें अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देनी चाहिए। रिटायर श्योर पर हम सिर्फ वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन और लॉजिक पर बात करते हैं। आपको फेक होप्स देना ईजी होता है, लेकिन सच बताना उससे ज़्यादा ज़रूरी। तो अगर आप सबको भी हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, लॉजिकल लगती हैं, तो रिटायर श्योर को ज़रूर सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि यहाँ पर अपडेट बिना हाइप और बिना कन्फ्यूजन के मिलता है। तो कमेंट में आपका कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप अपने कलीग से, आप अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।